वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपकी क्लास आज नंबर सिस्टम की सेकंड पार्ट होने वाला है, जिसमें आपको कुछ बेसिक रूल नियम दिए गए थे। वह रूल नियम और आगे बढ़ाते हुए हमारी क्लास को आगे करते हैं। मुकेश चौधरी जयपुर के द्वारा ये यूट्यूब चैनल आपके द्वारा प्रसारित किया जा रहा है, जिसमें आपको हर कॉन्सेप्ट की नंबर सिस्टम की छोटी से छोटी बेसिक नॉलेज पूर्ण परिपूर्ण के रूप से आपको तैयार कराया जाऊंगा। मैं आपसे विश्वास के साथ कहता हूँ कि आप इस क्लासों को लगातार लीजिए। इस क्लासों को लगातार लेने से आपको जनरल से जनरल बेसिक नॉलेज तुरंत पूर्ण आपको रिक्वायरमेंट में अचीवमेंट में दी जाएगी। तो मेरा कहना है कि जो भी एसएससी लेवल और अन्य एग्जाम जिनमें आल कंपटीशन आ जाती है, जिसमें हर प्रकार की मैथमेटिक्स आती है, उसमें शरीर के लिए ये महत्वपूर्ण है। आपको कुछ बेसिक रूल संख्या और डिजिट के बारे में इत्यादि के बारे में जानकारी दे दी थी मैंने। उन संख्याओं के बारे के बाद अब आपको कुछ रूल नियम बेसिकली दे दिए गए थे कि कौन सा नियम लागू करना होता है और कौन सा नियम लागू नहीं करना होता है। जिस प्रकार का आपको मैं बताऊं कि अब आपके सामने कुछ बेसिक अनवाजे सह अभाज्य को अब्राहिम को प्राइम। अब सह अभाज्य संख्या क्या होती है? अब सह अभाज्य संख्या ऐसी संख्या किन्हीं दो ऐसी संख्या होती है जिनका लघुत्तम एचसीएफ क्या आता है? एचसीएफ लघुत्तम समापवर्ती लघुत्तम समापवर्ती महत्तम समापवर्तन होता है, जो एक ऐसी संख्या होती है जिनका हम यदि गुणा या गुणनफल करते हैं तो उस संख्या को किस प्रकार से डिवाइडेशन में की जाती है और वह किस प्रकार की संख्या को अनुनिर्देशित किया जा सकती है। तो मैं आपको बताऊं कि मुख्यतः रूप से किस प्रकार से आपको कोई दो ए बी संख्या लेती है, ए व बी, ये कोई दो संख्या ली। इन दोनों संख्याओं का सह अभाज्य गुणन किस प्रकार से हो? यदि यदि आप दो संख्या लेते हो यदि आप दो संख्या लेते हो, उस दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या आता है? उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या आता है? उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ एक समान आना चाहिए। एक समान आना चाहिए, ऐसे एचसीएफ आना चाहिए जिसमें आपको यदि आप प्रत्येक संख्या में भाग देना चाहते हो, यदि ये दोनों संख्या इन दोनों प्रत्येक संख्या में भाग देना चाहते हो, उसका लघुत्तम महत्तम समापवर्ती बराबर आना, मतलब बराबर आना चाहिए। और यदि उन दोनों महत्तम समापवर्तियों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो डिवाइडेशन क्या है, उस डिवाइडेशन को भी बराबर में ले लिया जाता है। अब इस प्रकार को मैं आपको बताऊं कि ए व बी दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका महत्तम समापवर्ती मतलब महत्तम समापवर्ती एच सी एफ जिसका एक हो, और यदि इसको डिवाइडेशन या मल्टीप्लाई करने पर तो जो भी गुणनफल या जो भी आंसर रिजल्ट फाइनल में आंसर आता है वो समान होना चाहिए। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कि उदाहरण के तौर पर हम किस प्रकार से इसको रियलाइज कर सकते हैं। अब आपको उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं कि दो और एक महत्वपूर्ण बात है इसमें, दी गई संख्या यदि दी गई संख्या दो सह अभाज्य ए व बी दोनों को पूर्णतया प्रत्येक से विभक्त हो जाए। भाई दो ए बी, कोई आपके पास दो संख्या है जिसमें ए और बी दोनों सह अभाज्य संख्या पूर्णतया रूप से विभाजित हो जाए, तो वह विभाजित होने के पश्चात जो भी संख्या आपके पास आएगी उस संख्या को किस प्रकार से रियलाइज कर सकते हैं और किस प्रकार से संख्या को रियलाइज नहीं कर सकते। आपको मैं बताऊं कि मैं आपके पास एक संख्या लेता हूँ कि वह संख्या किस प्रकार से आपको सह अभाज्य माने जा सकते हैं और किस प्रकार से नहीं। आपको पता है कि कोई ये संख्या है 19,752, कोई संख्या है 19,752। इस 19,752 के तहत मैं आपको बताऊं कि इन संख्याओं का इकाई अंक, अब लास्ट डिजिट अंक आपको यूनिट बता दिया जाएगा कि इकाई अंक क्या है। इसका इकाई अंक 2 है। यदि इन संख्याओं का योगफल करते हैं 1 + 9 + 7 + 5 + 2, इनका योग करते हैं और इकाई अंक कौन सा है? 2 है। इकाई अंक कौन सा है वो जो अगली क्लास में आएगी, नेक्स्ट क्लास आएगी इसके, जिसमें आपको इकाई अंक किस प्रकार से निकाला जाता है वो अंक भी मैं आपको निर्धारित रूप से आपको बता दिया जाऊंगा कि वह निर्धारित रूप से किस प्रकार से निकाला जाता है। अब इन कोई इकाई अंक 2 है और इनका योगफल करने पर आपको देखता है 10 और 12 24 आता है। यह 24 आने हैं, इसका योगफल 24 आ रहा है। तो मैं आपको यह बात पूछना चाहता हूँ कि यह संख्या 2 और 3 से डिवाइडेशन में है कि हाँ, यह संख्या 2 और 3 से डिवाइडेशन है। अब 2 × 3 का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? 6 होता है। 6 होता है, मल्टीप्लिकेशन 6 होता है। अब वह मल्टीप्लिकेशन 6 होने के पश्चात क्या इन 2 और 6
छह संख्या है, छह संख्या के अंतर्गत कौन सा सह अभाज्य संख्या है, वह 2 और 3 सह अभाज्य संख्या को प्राइम यानी वह संख्या जिनका योगफल करने पर, मल्टीप्लाई करने पर जो इस आंसर वो रिजल्ट मिलता है, उस रिजल्ट से परिणाम स्वरूप जो आपको फाइनल में क्वेश्चन दिया जाता है वह क्वेश्चन सीरीज पूर्णतः विभक्त हो जाए, वही को प्राइम अभाज्य संख्या कहलाती है। जो आपके सामने उदाहरण के तौर पर मैं बताया 19,752, जो इसका इकाई अंक है दो डिजिट और इसका योगफल आपको 3 का इकाई का अंक ये पता है कि 3 का विभाजित तक का नियम बताता है कि 3 का योगफल करने पर जिस संख्या का आप योगफल करते हैं उस संख्या का योगफल से किस प्रकार से निर्धारित रूप से कर सकते हैं, उस संख्या को निर्धारित करने के लिए जिस प्रकार भी आप विभाजिकता का नियम निर्धारित कर सकते हैं। अब आपको नेक्स्ट बता दूं कि उस संख्या को किस प्रकार के और किस प्रकार से नहीं, यह अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या भी आती है इसी प्रकार की चैप्टर में कि अभाज्य संख्या भी किस प्रकार से आती है। अभाज्य संख्या वह संख्या जिनका ऐसी प्राकृत संख्या है जिनका अभाज्य गुणनफल एकदम मिस्टेक हो गई। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या वह संख्या जिसमें ऐसी प्राकृत संख्या जिसका दो तथा केवल गुणनखंड अभाज्य संख्या हो। मतलब अभाज्य संख्या जिसकी दो प्राकृत संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड फैक्टर, जो आपको मैं अगले क्लास में बताऊंगा कि फैक्टर किस प्रकार से निकाला जा सकता है। ऐसी प्राकृत संख्या जिनका दो या केवल दो ही गुणनखंड हो वह अभाज्य संख्या कहलाती है। अब आपको मैं बताऊं कि वह संख्या किस प्रकार से हो सकती है। यदि आपको यह क्वेश्चन दे दिया जाता है कि 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याओं का अंतर होता है कि 1 से लेकर 100 तक जो भी आपके पास 1 से लेकर 100 तक डिजिट आता है उस डिजिट के अंदर आप किस प्रकार से अभाज्य संख्या को निकाला जा सकता है। क्या मैं आपको यह प्रश्न कर सकता हूं आपसे कि 2 3 5 7 2 3 5 7 2 3 5 7 11 कौन से 11 है 11 है 13 है 11 है 13 और 17 और 19, क्या यह अभाज्य संख्या है? बिल्कुल अभाज्य संख्या है। इनका किसी प्रकार से यह प्राकृत संख्या के रूप में भी कहलाती है, लेकिन इन संख्याओं को प्राकृत संख्याओं के पश्चात जो भी आपको फैक्टर मिलता है वह एक तो खुद अपने आप से और एक किसी अन्य संख्या के रूप से नहीं मिल सकता, जो अपने आप स्वयं एकता होता है, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहती है, यह अपने आप जो इकाइयों को परिपूर्ण कर देती है। अब आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊं कि HCF और LCM इनका अंतर क्या होता है। जो महत्वपूर्ण क्लास है कि इन दोनों के अंतर्गत आप यदि अंतर समझ जाते हो कि उन अंतर का किस प्रकार से निर्धारित रूप से किया जा सकता है कि HCF और LCM, ठीक है। LCM या HCF को आप ऊपर या नीचे कर सकते हो, किसी भी प्रकार से कर सकते हो, हमारे को अंतर निकालना है। या आप LCM ठीक है, लोअर कॉमन क्या हो सकता है? मल्टीप्लिकेशन,
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाँ, मतलब जहां कॉमन महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक इस प्रकार से लघुत्तम समापवर्तक, जो यहां गुणनखंड फैक्टर यानी गुणनखंड, यहाँ गुणनखंड पूछा जाता है, जबकि यहाँ उनके गुणज पूछा जाता है, हाँ, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणज, फैक्टर यानी गुणनखंड। अब गुणज और फैक्टर में अंतर किस प्रकार से होता है कि गुणज और फैक्टर में जो आपको जो भी अभाज्य संख्या आती है, उस अभाज्य संख्या को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है, उस जिसके एक अन्य रूप से भी निर्धारित किया जा सकता है, उसे फैक्टर कहा जाता है। जो मल्टीप्लिकेशन होता है गुणज, उस गुणज को हम किस प्रकार से निर्धारित कर सकते हैं, वह गुणज वह होता है जो आपकी किसी अन्य संख्याओं से गुणा मतलब मल्टीप्लाई करने पर वह संख्या का आंसर जो भी आपको आंसर मिलता है उस संख्या में कोई फेरबदल नहीं हो, वही गुणज के रूप में कहलाता है। अब आपको नेक्स्ट चीज बताऊं कि आप किस प्रकार से हर क्वेश्चन को आप किस प्रकार से कर सकते हो। अब इन्हीं के आधार पर आपको यह भी पता होता है कि जो अभाज्य गुणनखंड आता है, उस अभाज्य गुणनखंड के फैक्टर किस प्रकार से निकाले जाते हैं। भाई अभाज्य संख्या बता दी, सहभाज्य संख्या बता दी, अभाज्य संख्या बता दी और अभाज्य संख्या बता दी। अब दोनों के मान अंतर करने के पश्चात मैं आपको बताऊं कि उस अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड किस प्रकार से निकाला जाता है। उस जो भी अब आपको अभाज्य संख्या दी जाती है, उस अभाज्य संख्या के गुणनखंड निम्न प्रकार से है। जो भी आपको अभाज्य संख्या दी जाती है, उस अभाज्य संख्या का फैक्टर गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। अभाज्य गुणनखंड संख्या का फैक्टर, ठीक है, फैक्टर किस प्रकार से निकाला जाता है। किसी भी संख्या हुई, जो आपको मानो कि कोई भी संख्या हुई आपके पास, ठीक है, आपके पास जो भी संख्या हुई, उस संख्या को हम फैक्टर, इस संख्या का हमें क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है, गुणनखंड निकालना है। वह फैक्टर किस प्रकार से निकाले कि उसका मल्टीप्लिकेशन करने पर और उनका हाईएस्ट लॉगरिथम निर्धारित करने पर किस प्रकार से हम याद करें। पहले तो आप उस संख्या को अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है, पहले तो आप उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। पहले उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से निकाल जाते हैं, फिर जो भी आपके पास जो घात के रूप में जो संख्या आती है, जो घात के रूप में वो संख्या आती है, उस प्रत्येक घात में आपको एक जोड़कर उसे गुणा करके आपको आंसर देना पड़ता है। अब वह संख्या किस प्रकार से, जो मैथमेटिकल, जो हिंदी के रूप में आपको निर्धारित की गई है कि हिंदी की आप भाषा के रूप में किस प्रकार से, भाई आपके पास भाषा आ गई तो आप उस भाषा को किस प्रकार से लैंग्वेज के रूप में सेट करना चाहते हो, वह लैंग्वेज के रूप में आप सेट करें। मैं आपको बताया लैंग्वेज के रूप में कि आपको लिख कर बताऊं, किसी संख्या मतलब किसी संख्या के फैक्टर ज्ञात करने के लिए पहले भाई कोई संख्या है आपके पास, ये कोई संख्या है, इसके सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंड निकालिए। सबसे पहले तो आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा, फिर उस अभाज्य गुणनखंड के जो भी आपके पास घातांक आती है, घात आती है, उस घात में आपको एक जोड़कर उसको मल्टीप्लिकेशन करके
मल्टीप्लिकेशन करके आपको आंसर दिया जाता है। अब मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाऊं कि वह किस प्रकार से निकाला जाता है। अब आपके पास आंसर आता है, एक क्वेश्चन है कि 56 है, कोई संख्या है आपके पास 56, ठीक है, उस अभाज्य संख्या का फैक्टर निकालना है। ये आपके पास 56, इस 56 का आपको क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड यानी फैक्टर निकालना है। अब आपके पास मैं बताऊं कि इनके फैक्टर किस प्रकार से आते हैं। जो आपके पास फैक्टर आते हैं, आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और 28 आ जाते हैं, और यहाँ आप कीजिए 14, और यहाँ आप दीजिए 7 7 1, यही फैक्टर है ना। अब इन फैक्टरों के तहत आपको किस प्रकार से निकाला जाता है और वह किस प्रकार से। 2 की पावर कितनी है, यहाँ 2 की पावर कितनी है 3, और 7 की पावर कितनी है 7 की पावर 1। तो आपको मैं बताया कि किसी भी संख्या का सबसे पहले तो आप अभाज्य गुणनखंड निकालें। उस अभाज्य गुणनखंड में जो भी आपके पास घात आती है, उस घात में एक जोड़कर उसको मल्टीप्लिकेशन करके आपको आंसर दे दिया जाता है। अब आप एक एक जोड़ते हैं तो 4, और यहाँ भी एक जोड़ो और 2, मल्टीप्लिकेशन किया तो 8 आए। इस अभाज्य संख्या का गुणनखंड को आप निकालने के बाद आपको यह पूछा जाता है कि इसका फैक्टर क्या होगा। तो आपको फैक्टर बताया कि 3 इंटू 7 यानी 2 की पावर 8, 2 की पावर 7 और 7 की पावर 1। आप इस संख्या में एक जोड़ी, एक जोड़ी और एक जोड़ के आप उस संख्या को मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो आपको फाइनल आंसर 8 मिलता है। इसी प्रकार आपके पास कोई उदाहरण ले लीजिए, मैं आपको उदाहरण के रूप में बताऊं कि 120 लीजिए, 120 लीजिए आप, 120, ठीक है, 23 से आने 15, यही वहां कि 2 का डिवाइड मल्टीप्लिकेशन किया तो 60 है, 60 में 2 गया 30, 30 में 2 गया 15, 15 में 3 से डिवाइड किया है तो 5, और 5 के 5 ही है। तो आपको बताऊं कि यहाँ 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर 3 है, इंटू 3 की पावर कितनी है 1 है, इंटू 5 की पावर कितनी है 4 है नहीं तो 5 की पावर 1 है। अब जो भी आपके पास घातांक के रूप में है, उस घातांक में एक जोड़कर, उस घातांक में एक जोड़कर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 3 का 4 इंटू 2 का 1 का 2 इंटू 1 का 2, तो आपके पास आंसर आ जाता है 4 दूनी 100, 4 8 8 दूनी 16। ये फाइनल आंसर आपको पास मिलता है। आपको बस यही यही पूछा जाता है, कोई आपको ये संख्या दे दी जाती है कि कोई 120 संख्या है, माना कि ये 120 संख्या है, इस 120 संख्या का आपको फैक्टर गुणनखंड निकालना है। तो आप फैक्टर के रूप में जितना प्रोसेस करके आप ये कर सकते हो। ये शुरुआत में आपको ठप लग सकती है, लेकिन जब तक आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये डायरेक्ट ये इक्वेशन याद करनी है। भाई 120 के कितने गए, 120 का आप टुकड़े ऐसे भी कर सकते हो कि आप इतना न फैला के आप इसके इस प्रकार से टुकड़े कीजिए कि आपको सरल से सरल लगने लग जाए। अब मैं आपको बताऊं कि आपके पास ये जो छोटी संख्या थी, अब इस छोटी संख्या को आप किस छोटी संख्या थी, यदि आपके पास बड़ी संख्या जाते हैं, उस बड़ी संख्या को लेकर आप लघुत्तम एचसीएम निकालते हो तो आपके पास टाइम की बहुत वैल्यू रहती है, जो कम कम समय में आपको अटैक्ट को अफेक्ट देना पड़ता है। तो आपके पास आपकी एक संख्या बताऊं कि जो आपके पास बड़ी संख्या होने के पश्चात आप उस फैक्टर को किस प्रकार ये कितने समय में आप निकाल सकते हो। आपके पास 560 कोई माना की कोई संख्या है, इस 560 के इस प्रकार से टुकड़े कीजिए, इस प्रकार से टुकड़े कीजिए कि जो आपको मेंटुलेशन में आता है कि अभाज्य गुणनखंड ये निकालने पर आपके पास वह संख्या आ जाती है। तो आप 56 इंटू 10 कीजिए, ठीक है, 56 इंटू 10 कीजिए, इसके टुकड़े करके आप निकाल सकते हैं 56 इंटू 10। अब आप इसके भी टुकड़े और कर सकते हो 8 इंटू 7, ठीक है, 856। आप इसके भी टुकड़े कर सकते हो 2 इंटू 5, 10 आ गए। अब आपको पास मैं एक बात बताऊं कि 2 की पावर आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 लिख सकते हो ना, 2 की पावर 3 लिख सकते हो आप, 7 की पावर 1 और 2 की पावर 1 और इंटू 5 की पावर 1। क्या ये हम लिख सकते हैं, बिल्कुल अवश्य लिख सकते हैं, कोई दो राय नहीं, कोई दो राय नहीं, ठीक है, लिख सकते हैं। अब इस संख्या को आपको मैंने बताया था कि जो भी ये संख्या है ये सेम जुड़ जाएगी। तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1, 3 नहीं सॉरी 7
5 की पावर इंटू 1 और 7 की पावर 1, जो भी आपको संख्या है इसमें घातांक में जोड़ो, एक जोड़ो, 5 इंटू 2 इंटू 2, 10, 20 आना चाहिए और फाइनल आंसर 20 आए, फाइनल आंसर 20 है। अब इसी प्रकार आपके पास कोई संख्या आ जाती है 320, मतलब आपको बड़ी संख्या आ जाए, उस बड़ी संख्या को आप किस प्रकार से निकालें जो आपको महत्वपूर्ण से नहीं निकाला जा सकता, जो आप अभाज्य गुणनखंड बड़े लंबे प्रोसेस में निकलने से आपको किस प्रकार से दुविधा के अंतर्गत झेलना पड़ता है। तो आप उस संख्या का इस प्रकार से फैक्टर करें, अभाज्य गुणनखंड निकालें जिसमें आपको सरल सुविधा उपलब्ध हो। 200 560 है, 560 की इस प्रकार से टुकड़े कीजिए, 56 इंटू 10, 2 मल्टीप्लाई करिए 560। अब 56 के भी आप इस प्रकार से टुकड़े कर सकते हैं, 8 इंटू 7, ठीक है, और 10 इंटू 2 इंटू 5। अब 8 और 7 तो 56, 2 की पावर 3 है, ठीक है भाई, 2 की पावर 3 है भाई, 2 की पावर 3 है, 7 का कोई नहीं, रोल या 2 और 5 तो 2 आगे जुड़ जाएगी, ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा। ये 4 हो जाने के बाद इसको एक एक संख्या जोड़नी और वो मल्टीप्लिकेशन करनी। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आती है भाई, नेक्स्ट इक्वेशन आप किस प्रकार से भी और अन्य क्षेत्रों से निकाल सकते। अब आपको अभाज्य गुणनखंड बता दिया कि उनमें अंतर क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड के मतलब फैक्टर किस प्रकार से निकाले जाते हैं। अब आपको नेक्स्ट कड़ी आती है कि अभाज्य गुणनखंड के फैक्टर निकालने बाद फैक्टरों की संख्या बताइए। भाई आपको दे दिया जाता है कि फैक्टरों की संख्या बताइए, तो आप उस फैक्टरों की संख्या किस प्रकार से निकाले जाते हो, भाई किस प्रकार से निकाल सकते हो उन फैक्टरों की संख्या को, कॉन्सेप्ट को समझिए अच्छी तरह से। प्रश्न है कि आप हर तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे तो भी तो आपका क्लियर हो पाएगा। और आप जितनी भी क्लास, मैंने जितनी भी क्लास आपके पीछे ली है उन क्लासों को पूरी पूर्ण रूप से ईमानदारी से लीजिए। आपकी पहली क्लास जो भी, आज ये सेकंड क्लास है, इस सेकंड क्लास में आप डायरेक्ट आए हो तो मेरी विनती ये है कि आप जो भी फर्स्ट क्लास है उस क्लास से लगातार लीजिए, क्योंकि वहाँ ऐसे संख्याएं या ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए हैं जो आपको महत्वपूर्ण, क्योंकि बेसिक जहाँ तैयार होता है, बेसिक अगर हमारा क्लियर है तो हमारे को किसी प्रकार की दुविधा में डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये नंबर सिस्टम का दूसरा चैप्टर है, दूसरा भाग है, और फर्स्ट भाग आपको पहले करवा दिएगा। उस फर्स्ट भाग को आप क्लियर अच्छी तरह से कीजिए, क्योंकि उसमें इस प्रकार से संख्या डिवाइडेशन में डाली हुई है कि आप अच्छी तरह से डिवाइडेशन कर सकते हैं। अब आपको बताऊं कि गुणनखंडों की संख्या अभाज्य में, अभाज्य संख्या ज्ञात करना, ठीक है। अब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना किस प्रकार से, नंबर ऑफ फैक्टर किस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो। यहाँ आपको बताऊं, एक फॉर्मूला है, नंबर है, ठीक है, उस नंबर के फॉर्मेट को आप अच्छी तरह से कि x इंटू वाई इंटू जेड, एक्स इंटू वाई इंटू बी, ये घातांक में लगा दी, x की पावर a, y की पावर b, z की पावर c, ठीक है, ये घातांक में लगा दी। अब इस फॉर्मेट को आप किस प्रकार से लिख सकते हो, मैंने आपको बताया कि जहां भी आपको y, तो आप घातांक में एक जोड़ो, 1 a प्लस 1, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन b प्लस 1, मल्टीप्लिकेशन c प्लस 1, ये प्रोसेस है जो भी मल्टीप्लिकेशन है वही संख्या करनी है। अब इसमें दो केस बन जाते हैं, इस संख्या में हुए नंबर ऑफ फैक्टर गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए आपको दो प्रकार के संख्या बन जाती है कि उसमें किस प्रकार की कंडीशन आती है। पहली कि सम संख्या हो और दूसरी कि विषम संख्या हो, तो वह किस प्रकार से निकाली जाए। सम संख्या और इवन और विषम संख्या, तो आप फैक्टर किस प्रकार से निकाले जा सकते हैं,
ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद रहना चाहिए कि x की पावर a प्लस b की पावर y की पावर b और z की पावर c, जिसे आप विस्तारित रूप से a प्लस वन b प्लस वन c प्लस वन कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। अब आपको यहाँ पूछा जाता है कि आपके पास यदि सम संख्या दे दी जाती है, उस सम संख्या को यदि सम संख्या दे दी जाती है तो आप उसके फैक्टर किस प्रकार से निकाल सकते हो। तो मैं बताऊं कि आप उस संख्या का फैक्टर इस प्रकार से निकालिए कि फैक्टर किस प्रकार से निकाला जा सकता है। हाँ, आप क्या कर रहे थे कि जिस प्रकार से गुणनखंड निकालते ही मैं फैक्टर निकालते अभाज्य गुणनखंड निकालते, उसमें एक जोड़कर उस संख्या को गुणा कर रहे थे, सम संख्या में गुणा कर रहे थे। सम संख्या के अंतर्गत ध्यान रखना विशेष तौर से कि सम संख्या के अंतर आपको जो घातांक के ऊपर एक जोड़ रहे थे वो नहीं जोड़ना है, ठीक है, वो नहीं जोड़ना है। विषम संख्या के अंतर्गत आपको नेक्स्ट कड़ी में बताता हूं कि सम संख्या के अंतर्गत जो भी आपको अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे थे, उस अभाज्य गुणनखंड संख्या का घातांक में एक न जोड़कर उस साधारण जो भी आपके पास आंसर आया है उन संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन कीजिए और फाइनल आंसर वही आपको मिल जाएगा। अब मैं बताऊं कि वह कैसे, कि आपके पास और विषम संख्या के अंतर्गत भी बताऊं, इसमें तो एक नहीं जोड़ा जाता है, और विषम संख्या के अंतर्गत सम संख्या जो भी आपके पास सम संख्या आती है उस सम संख्या की घात का प्रयोग नहीं करते हैं, उस सम संख्या की घात का प्रयोग सम संख्या की घात का प्रयोग नहीं करते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं। तो मुख्यतः आपको बात मैं बताऊं कि इन दोनों में अंतर क्या है भाई। नंबर ऑफ फैक्टर, अभाज्य संख्या की नंबर ऑफ फैक्टर किस प्रकार से कि जो भी यदि आपको कोई संख्या दे दी जाती है और उसमें आपको नंबर सिस्टम के अंतर्गत नंबर संख्या पूछ ली जाती है कि उस फैक्टर के अंतर्गत आप सम संख्या होने के तहत आप उसमें नंबरों की संख्या किस प्रकार से निकाली जाती है। जो भी आप घातांक के रूप में संख्या दे रहे थे उस घातांक की संख्या को एक न जोड़कर उसे मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाता है। अब विषम संख्या में आपको फैक्टरों की संख्या पूछी जाती है तो जहां भी आपकी सम संख्या आती है उस सम संख्या की घात का प्रयोग न करके उसे मल्टीप्लिकेशन करके आपको फाइनल आंसर दे दिया जाता है, आपको फाइनल आंसर दे दिया जाता है। आपको फाइनल आंसर दे दिया जाता है। अब फाइनल आंसर दे दिया जाता है तो मैं आपको दो उदाहरण के तौर पर समझो कि वह किस प्रकार से कर दिया जाता है। अब आपके पास 120 कोई संख्या है, उस 120 संख्या के आपको गुणनखंड बताया कि वह गुणनखंड किस प्रकार से होता है, उसके गुणनखंड कितने आते हैं और कितने नहीं। 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 ऐसा था, 120 है। अब यह अभाज्य संख्या है 120 जिसके गुणनखंड में फैक्टर आए 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 इंटू क्या यह 3 की पावर में भी आ सकता है, बिल्कुल अवश्य आएगा, बिल्कुल अवश्य आएगा। यही संख्या थी। अब इस आई यह संख्या होने पर आपको नंबर फैक्टर निकालना है। नंबर फैक्टर के अंतर्गत आपको सबसे पहले इवन यानी सम संख्या का निकालना है। अब सम संख्या के अंतर्गत मैं आपको रूल क्या बताया था, सम संख्या के अंतर्गत मैंने आपको रूल बताया था यदि आपको सम संख्या निकालनी है तो घात में एक नहीं जोड़ा जाएगा, उस सम संख्या में घात में एक नहीं जोड़ा जाएगा और बाकी सभी में जोड़ा जाएगा। तो क्या मैं सभी सर्व समीकरणों के अंतर्गत एक जोड़ सकता हूं, सम संख्या का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है, उसकी घातांक का प्रयोग किया जाएगा सम इवन निकालने के लिए। 3 इंटू क्या सम संख्या है, क्या इनके अन्य घातांकों और प्रयोग में एक जोड़ सकते हैं, बिल्कुल अवश्य जोड़ सकते हैं। 2 क्या यहाँ जोड़ सकता हूँ, बिल्कुल जोड़ सकता हूँ। तो यहाँ 4 थी 12, यह है 12 किसमें है इवन में। अब आपको ओल्ड बताना है, ओल्ड बताना है विषम को मैंने कहा कि जहां भी आपकी सम घातांक वाली हो
भाई घातांक में सम संख्या हो तो उस घातांक सम संख्या की घातांक का प्रयोग ही नहीं करना है, मतलब सम संख्या की प्रयोग ही नहीं करना है, तो सम संख्या की घातांक का प्रयोग ही नहीं करना है भाई, इसका प्रयोग ही नहीं करना है। तो आपके पास बची कितनी, दो संख्या बची, तो चार की 2 × 2 × 4, ये विषम में बची। अब आपको एक दूसरा अन्य उदाहरण देके बताऊं कि यदि आपके पास 240 संख्या आ जाती है, कोई क्वेश्चन है आपके पास 240, उस 240 संख्या के आपको पता है कि अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से आते हैं। अभाज्य गुणनखंड संख्या जो इसके देखना 24 × 10, 8 × 3 × 2 × 5, 2⁻3 इंटू 3⁻1, 2⁻1 इंटू 5�1, 2 और 2 यहाँ जुड़ जाते हैं तो 2⁻4 इंटू 3⁻1 इंटू 5⁻1, यही आए। ये फाइनल रिजल्ट आने के बाद आपको इसमें इवन की संख्या निकालनी है, आपको इसमें इवन की संख्या निकालनी है। तो इवन की संख्या निकालते हैं कि उसकी समघातांक का प्रयोग करना है, समघातांक का प्रयोग करना है तो 4 इंटू जिसमें एक एक जोड़ना है, इसमें जोड़े नहीं जाएंगे, सम संख्या में एक नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है, सम संख्या में एक नहीं जोड़ा जाएगा, जबकि इनमें अन्य संख्याओं के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। तो 2 × 2 तो 4 4 वही 16 है। अब जहां आपको ओल्ड निकालना है, ओल्ड निकालना है तो समघातांक का प्रयोग ही नहीं करना है, सबसे पहले आपको कि समघातांक का प्रयोग ही नहीं करना है, तो 1 × 2 तो ये हो गया 4, ठीक है, यही 4 जो किसी भी प्रकार से आपको निकाल लो वही आंसर आने वाला है। अब आपके पास और संख्या बताऊं कि उस समघातांक में और विषमघातांक में का आपको जोड़ किस प्रकार से निकाला जाता है। भाई आपको सम संख्या ले ली, आपको देखो एक मुख्य रूप से बात बताऊं, आपको संख्या दे दी गई, उस संख्या का सबसे पहले आपको क्या पूछा गया, फैक्टर पूछा गया, ठीक है भाई। अभाज्य गुणनखंड निकालो, उस अभाज्य भाई जो भी आपको संख्या दी उसका अभाज्य गुणनखंड निकाला, उसका अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद आपको संख्या दे दी जाती है कि उस अभाज्य गुणनखंड संख्या का फैक्टर निकालो। आप फैक्टर निकालने के बाद आपको यह पूछ लिया जाता है कि इसमें सम और इवन किस प्रकार से निकाले जाए। तो आपको सम और इवन निकालने के बाद आपको इस प्रकार से और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अब कोई अभाज्य गुणनखंड संख्या है उसके सम और विषम के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए, कि सम और विषम के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। तो आप उस कॉन्सेप्ट को किस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन के रूप में दे सकते हो। तो मैं आपको अन्य नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि आप उस कॉन्सेप्ट को किस प्रकार से डिलीवर कर सकते हो। सम और विषम संख्याओं का गुणनखंड, अभाज्य अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड की संख्याओं का सम और विषम गुणनखंड का योग, फैक्टर ऑफ सम, इवन एंड भाई सम ऑफ इवन फैक्टर ओल्ड फैक्टर, ठीक है, सम ऑफ इवन ओल्ड फैक्टर। तो आपको मैं बताऊं कोई आपके पास कोई संख्या है 120, अब इसका जो भी आपका कॉन्सेप्ट है उसको हल करने की विधि को समझिए। भाई इस हल को आप डिक्लेयर किस प्रकार से कर रहे हो। तो आपके पास मैंने बताया कि 2⁻3
2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। यही आपको फैक्टर निकाला था, यही फैक्टर निकला। अब इस फैक्टर को निकलने के बाद भाई इवन संख्या का योग है, उस इवन संख्या का योग आप किस प्रकार से निकाल सकते हो भाई? इवन इसमें भी अलग अलग निकलेगा, इवन संख्या का योग, ठीक है। अब यहाँ का घातांक कितनी है? 3 है, जहां विस्तार 0 तक जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ भी 1। तो आपको मैं पूछूं कि इन इवन संख्याओं का योग किस प्रकार से निकाले कि वह घातांक के रूप में एकत्रित हो जाए। देखो आप इसका विस्तार कीजिए भाई, किस प्रकार से यह विस्तार के अंतर्गत की जाती है। तो आप इसका विस्तार करोगे तो 2 0 इंटू 2 1 इंटू 2 की पावर 2 2 की पावर 3, इस प्रकार से विस्तार करोगे सम संख्या की, ठीक है। अब इसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन करें और जहां 3 का विस्तार करना है, 3 0 इंटू 3 1, ठीक है। अब इसी प्रकार का आपको 5 से मल्टीप्लिकेशन करना है और 5 5 0 इंटू 5 1, ठीक है। तो यहाँ 2 की पावर 0 भाई, 2 की पावर 0 है, उस 2 की पावर 0 का आप क्या घातांक के रूप में निकाल सकते हो। आपको पता है कि जहां 2 है और सम संख्या है तो उसका योग क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है, 0 आएगा, जिसे आप मल्टीप्लिकेशन कितना कर लो 0 का 0 ही आने वाला। अब 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 ना 2 प्लस, यहाँ प्लस आएगा, ध्यान रहे बात का, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, कहीं भी देख लेना, जहां भी आपको गलती दिखे वहां प्लस आएगा। ये तो प्लस में लिखी जाएगी, जो भी कोष्टक में संख्या है वो प्लस में लिखी जाएगी, और जो बाहर है जो मल्टीप्लिकेशन में होगी 2 की पावर 1 2 आएगा, 2 की पावर 2 4 है, 4 प्लस 2 की पावर 3 8 है, ठीक है। इसी प्रकार 2 की पावर 1 जहाँ विषम संख्या है और विषम संख्या होने के तहत यहाँ 1 है और प्लस 3, ठीक है। इसी प्रकार 5 प्लस 5 5 की पावर 0 1 है। अब यहाँ संख्या का योग करने पर आपके पास आ जाता है कि 8 4 12 और 16 इंटू 4 इंटू 5 6 16 4 64, और 64 को आप 66 8 14 यह 14 है, 56 56 इंटू 6 56 इंटू 6 333 आया, 333। जहां आपको पूछना जाता है कि अभाज्य गुणनखंड संख्या है, उस अभाज्य गुणनखंड संख्या का सम फैक्टरों का योगफल कितना होगा। तो आप 120 संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाल, ये आपको याद है। उस अभाज्य संख्या को आप इस प्रकार से विस्तृत रूप से 0 से लेकर आप विस्तार के रूप में कीजिए। विस्तार करने के पश्चात आपको जहां तक आपको एंड में संख्या दे दी जाती है, उस एंड वाली संख्या को आप किस प्रकार से डिलीगरेट करना चाहते हो, तो उस डिलीगरेट करने के बाद आप संख्या के पास 3 0 1 5 0 1, ठीक है, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 2 की पावर 2 4 2 की पावर 3 8, इसी प्रकार 3 की पावर सम संख्या नहीं है, विषम संख्या 1 3 का 1 और 5 का 1 और 5 का 1, जहां आपको योग करके उस संख्या का गुणनफल करना है। यह ओनली इवन में हुआ है। अब देखो विषम में किस प्रकार से निकालते हैं, आप विषम संख्याओं में किस प्रकार से निकालते हैं आपको बताऊं। विषम संख्या का योगफल, भाई विषम गुणनखंडों का योगफल, रूप वही करना है चाहे किसी भी प्रकार से हो, आप उस रूल से दूर मत हटिए। जो भी आपको रूल दे दिया जाता है उस रूल को आप कॉन्सेप्ट को एक तरह से अच्छी तरह से कीजिए, डिक्लेयर कीजिए और आप प्रत्युत्तर में आंसर देने की कोशिश कीजिए। अब ओड नंबर क्या आपको बताऊं कि जहां आपको क्या आता, जहां आपको सम संख्या थी, सम संख्या में कितना आ रहा था? 14 आ रहा था, वहां 14 आ रहा था, 14 इंटू 4 इंटू 6 ये आ रहा था। उस सम संख्या को छोड़ दे दो, वह सम संख्या आती है, उस सम संख्या को निकाल दो। सम संख्या को निकालने के बाद आपको अभाज्य गुणनखंड संख्या में फैक्टरों की संख्या कितनी बची?
4 × 6 यही तो आई 24। उसी प्रकार आप पीछे भी तो इसी प्रकार से कर रहे थे, जो भी आपके पास पीछे से आंसर आ रहा था उसे को भी आप इसी प्रकार से डिक्लेवर्ड कर रहे थे। अब आपको नेक्स्ट बताऊं, एक उदाहरण के तौर पर और बताऊं कि आप उदाहरण से समझिए। एक और कोई संख्या है 300, ठीक है। उस 300 का आप इवन संख्या निकालिए और ओल्ड संख्या निकालिए। उस इवन और ओल्ड निकालने के बाद आप उनका योगफल कीजिए, ठीक है। उनका आप योगफल करोगे तो आपके पास कुछ संख्या इस प्रकार से निकलेगी कि आप खुद अपने आप में बता दोगे। 300। अब इसके अपोजिट कोई कोई निकालिए। अपोजिट गुणनखंड निकालोगे तो 2 × 2 की पावर 4 5 1 नहीं 4 5 होगा 20, ठीक है। 20 आने का नहीं तो यहाँ आप कर दो 25 25 होगा 100 इंटू 300 आ गए। अब आपके पास ये फैक्टर आए, इस फैक्टर को आप मल्टीप्लिकेशन में सम संख्याओं के योग में निकालना है। तो आपको मैंने बताया कि विस्तार कितना है, 0 से करो 1 + 2, ठीक है। इसी प्रकार 5 0 5 0 + 5 1 + 5 की पावर 2। इसी प्रकार डॉट से 3 0 प्लस कितना +3 1। अब इनका योगफल 0 आता है, इनका तो +2 + 4 यही थी। अब इसका 1 और इसका 5 और इसका 25, ठीक है। इसी प्रकार 1 + 3 25 का 5 का स्क्वायर 25, ये निकालना है इसी प्रकार से। अब आपके पास आंसर देखो कितना आता है 6, यहाँ 6 आया, यहाँ कितना आया 5 6 है ना 31, यह कितना है 4। अब 31 और 6 चौका 24, 24 इंटू आपको गुणा करना है 24, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया 24 और 31, तो 744 के लगभग आएगा। 744 के लगभग इसका आंसर आएगा, 744 का आंसर आएगा। अब ओल्ड को क्या निकालना है, ओल्ड का निकालना है कि सम वाली संख्या को छोड़ दो, सम वाली संख्या को छोड़ दो, और जो आपके ओड में बचा है ये ओड वाली संख्या आ गई। तो ओड में कितनी बची, ओड में ये 24 बची, ये 24 बची ना, 24 थोड़ी बची, ओड में ये बची 31 × 4, 31 × 4 जो 4 और 12 124 आंसर आ गए, 124 आंसर आ गए। जो भी आपके पास रूल था उस रूल को आगे कॉन्सेप्ट में बढ़ाते हुए मैंने क्लियर किया और कुछ कॉन्सेप्ट भी आपके सामने डिक्लेयर किया। उस कॉन्सेप्ट को डिक्लेयर करने के बाद अब आपको नेक्स्ट क्लास में लास्ट अंक किस प्रकार से, इकाई अंक किस प्रकार से निकाले जाते हैं, दूसरी इकाई अंक निकालने के बाद आपको विभाजिता का नियम बताया जाएगा। उस विभाजिता के नियम में आप किस प्रकार से हर प्रकार के इकाई लास्ट के इकाई अंकों को किस प्रकार से निकाल सकते हैं, विभाजिता का नियम किस प्रकार से लागू होता है, उन सभी पर चर्चा होने के पश्चात आपको हर प्रकार के कॉन्सेप्ट, हर प्रकार की चीज़ों को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मेरा कहने का यही उद्देश्य है कि आप जो भी पीछे से मैं क्लासें ले रहा हूँ उन क्लासों को आप डिक्लेयर अच्छी तरह से पढ़िए और ध्यानपूर्वक लगा के अपनी मेहनत को अंजाम दीजिए, ठीक है। जो भी आपके पास त्रुटिपूर्ण और दोष पाया जाता है तो आप मुझे अवगत करें। जो भी आपको समस्या, देखो आपकी जो समस्या हो रही थी कि वॉइस क्लियर नहीं आ रही, उस वॉइस क्लियर को आप अच्छी तरह से मैंने किसी भी प्रकार से तकनीकी समस्या को डिक्लेयर करके दूर करके आपको पास किया है। और हर प्रकार की समस्या को आप धीरे धीरे आप मुझे अवगत कराओगे तो हर प्रकार की समस्या का समाधान होगा। जिस प्रकार में पढ़ाई के क्षेत्र में भाई आज कंटेंट के क्षेत्र में या कंटेंट की में भाई कंटेंट में कमी आ रही है, कंटेंट में कमी आ रही है या टेक्निकल समस्या आ रही है या दिखाई नहीं दे रही है, तो मैं आपको बताऊँ नहीं, और किसी भी प्रकार को ये दूसरी जगह फोकस की वजह से हो सकता है, लेकिन आपकी वॉइस उम्मीद है कि जो भी पीछे क्लासें हुई उससे बेटर होगी और आगे समय में जिस प्रकार से टेक्निकल समस्याओं को निरस्तारण करके कर दिया जाएगा।
और मैं मेरी वाणी को अभी विराम करता हूँ। जो भी पीछे से जहाँ से आपको ये अच्छी तरह से समझना है, बूंद बूंद से ही गड्ढा भरता है, इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हो कि हर चीज़ के पीछे, हर हर कॉन्सेप्ट के पीछे हर लॉजिक होता है। हर चीज़ को समझना पड़ता है। उस चीज़ को समझने के पश्चात ही आप अच्छी तरह से और मेहनत को अंजाम दे सकते हैं। किसी भी प्रकार के कंपटीशन के क्षेत्र में चल जाओ और मैथमेटिक्स के क्षेत्र में आप जहाँ से भी गुजरोगे, कंपटीशन में मैथमेटिक्स आएगी। तो मेरे कहने का विचार यही उद्देश्य है कि आप, जो भी मैं आपको यहाँ कंटेंट उपलब्ध कर रहा हूँ, वह मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, सही एवं सटीक जानकारी आपके पास लेकर ही आऊँगा। कोई दो राय नहीं है। जो भी आपको कमी दिखाई देती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और मेरी वीडियो को सपोर्ट करने के लिए और आपको धन्यवाद देता हूँ। जो भी आप समस्या हो वो आपको अच्छी से समय, आने वाले समय में हर प्रकार की समस्या को निस्तारण कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जय हिंद,